हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो महत्वपूर्ण विषय है उसका नाम है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें मैंने आपको व्यक्तित्व की शब्द उत्पत्ति बताई है और व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी है। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों हम व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व को किन किन प्रकारों में विभाजित किया गया है या किस किस प्रकार से कौन कौन से तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो क्लास में हम दो दृष्टिकोणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार और एक दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। आपसे पर्टिकुलरली दोस्तों इसी आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर तो व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ऐसे ही दोस्तों जैसे मान लीजिए सेल्डन के आधार पर पूछ लिया जाएगा आपसे, फ्राइड के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण पूछ लिया जाएगा और दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण पूछ लिया जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो हम प्रत्येक विद्वान के द्वारा दिए गए इस पर्सनैलिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनैलिटी को तीन भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें से एक का नाम तो है दोस्तों सतोगुणी। एक व्यक्तित्व का प्रकार का क्या नाम है? सतोगुणी। दूसरे का नाम है रजोगुणी और तीसरे का नाम है दोस्तों तमोगुणी। तो आप देखिए कि इन तीनों प्रकारों की विशेष बातें क्या है। जो सतोगुणी व्यक्तित्व है ये दोस्तों भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सबसे बेस्ट क्वालिटी का व्यक्तित्व वर्गीकरण माना जाता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है उसमें दोस्तों सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो व्यक्तित्व होता है या जिस व्यक्ति में सतोगुणी व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं वो सबसे उत्तम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। जैसे सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में दोस्तों एक तो ब्रह्म गुण पाए जाते हैं, यानी उसमें दोस्तों ईश्वरीय गुण पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों अपनी समझ के आधार पर कार्य कर लेता है, बिना किसी के कहने पर ही अपनी इच्छा से ही स्वेच्छा से ही दोस्तों सत्य और ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठता से अपने कार्य का निर्वहन करता है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों ब्रह्म गुणों वाला व्यक्ति कहा जाता है और ये गुण दोस्तों सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में ही पाए जाते हैं। एक दोस्तों वह नैतिक गुणों से युक्त होता है भाई। नैतिक गुणों का मतलब है जैसे दोस्तों माता पिता का सम्मान करना, गुरु का आदर करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, इन सब का सम्मान करना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बलिदान दिया तो उनको दोस्तों याद रखना, उनके प्रति आस्था रखना, ये सारे जो गुण होते हैं दोस्तों वो नैतिक गुण माने जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में नैतिक गुण पाए जाते हैं, ब्रह्म गुण पाए जाते हैं, उच्च आदर्श पाए जाते हैं। इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों उनमें उच्च आदर्श समाये रहते हैं। एक दोस्तों वो श्रेष्ठ जीवन मूल्य वाले होते हैं। इनकी जो विचारधारा होती है, इनके जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं वो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। आ गई बात समझ में। साथ ही दोस्तों इनका जो स्वभाव है वो उत्तम प्रकार का होता है। वे आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, सभी के साथ एक मित्रपूर्ण व्यवहार का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसे सतोगुणी व्यक्तित्व वाला पर्सनैलिटी का व्यक्ति माना जाता है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। दोबारा देख लीजिए, सतोगुणी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है जिसमें ब्रह्म गुण, नैतिक गुण, उच्च आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य और उत्तम स्वभाव के गुण पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार देखिए,
दोस्तों रजोगुणी व्यक्ति। कुल मिला के बात यह है कि सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की गलतियां नहीं करता वह व्यक्ति। जो रजोगुणी होता है यह दोस्तों सतोगुणी और तमोगुणी इन दोनों की मध्यम अवस्था है, बीच की अवस्था है। यानी ऐसा व्यक्ति जो न तो सर्वश्रेष्ठ है और ना ही बुरा है। कुल मिला के बात यह है कि रजोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी पाए जाते हैं और कुछ बुरे गुण भी पाए जाते हैं, अर्थात यह कर्म पर विश्वासी होता है। कहते हैं ना दोस्तों, व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका व्यक्तित्व अच्छा बन जाएगा, और यदि व्यक्ति ने अपने कर्म ही बुरे किए हैं तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाएगा। तो यह बात लागू होती है रजोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पर। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुणी की पर्सनैलिटी रखता है वह दोस्तों अच्छे गुण भी रखता है और बुरे गुण भी रखता है, अर्थात उसका व्यक्तित्व उसके कर्म के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार देखिए। यहां दोस्तों आपसे इस जगह से सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा कौन सा व्यक्तित्व होता है जिसमें अच्छे गुण भी पाए जाते हैं और बुरे गुण भी पाए जाते हैं। वह दोस्तों रजोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है ये दोस्तों सबसे निकृष्ट व्यक्ति होता है। कहने का मतलब इसे दोस्तों एक प्रकार से पशुत्व की श्रेणी वाला व्यक्ति माना जाता है, यानी मानव की श्रेणी में नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें दोस्तों गुण देखिए आप कैसे पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब कामी व्यक्ति पाया जाता है, यानी काम वासना से भरपूर पाया जाता है। दोस्तों भोग विलास में इसकी इच्छाएं व्याप्त रहती है। जैसे कई राजा महाराजाओं के बारे में दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो वो दोस्तों ऐसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, यानी कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक दोस्तों क्रोधी स्वभाव होता था, बात बात पर उनको क्रोध आ जाता था, आवेश में आ जाते थे, गुस्से में आ जाते थे दोस्तों, मतलब बिना किसी बात पर, छोटी छोटी बातों पर। तीसरी बात दोस्तों, आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हुआ करते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती कि ये किसी भी काम को तुरंत कर ले या सार्थकता से काम को पूरा कर ले। आलसी प्रवृत्ति के लोग होते थे। एक दोस्तों इनमें अमानवीय व्यवहारों से युक्त होते थे। अमानवीय व्यवहारों से युक्त का मतलब है कि दोस्तों इनमें मानव जैसी कोई व्यवहारिक बात नहीं होती थी। जैसे गुस्से में दोस्तों आनन पानन में गलत कार्य कर देना, जैसे प्राचीन समय में दोस्तों नर बलियां दी जाती थी, तो एक मानवीय व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता। कईयों के दोस्तों हत्याएं कर दी जाती है, बलात्कार कर दिए जाते हैं, चोरियां कर दी जाती है, डकैतियां कर दी जाती है, तो ये दोस्तों मानवीय व्यवहारों की श्रेणी में नहीं है। तो जो तमोगुणी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है इसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं कि ये कामी प्रवृत्ति का होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, आलसी प्रवृत्ति का होता है, ये अमानवीय व्यवहारों से युक्त होता है और भाग्य पर विश्वास रखता है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता, किस्मत में वही होता है जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है। उसके लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके दोस्तों मंजिल मिलती है। आ गई बात समझ में? तो दोबारा देख लीजिए एक बार, व्यक्तित्व वर्गीकरण में भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सतोगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। जो सतोगुणी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है भाई। जो रजोगुणी होता है वह सतोगुणी और तमोगुणी के बीच की अवस्था होती है, यानी इसमें अच्छे गुण भी पाए जाते हैं और बुरे गुण भी पाए जाते हैं। जो तमोगुणी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह दोस्तों सबसे घटिया किस्म का आदमी होता है, जिसमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, जैसे क्रोधी स्वभाव, आलसी प्रकृति, अमानवीय व्यवहारों से युक्त। आगे बात समझ में? अब देख लीजिए दोस्तों व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो भावुक होता है, तो भावुक इमोशनल व्यक्ति। एक दोस्तों कर्मशील व्यक्ति जो तुरंत करने में विश्वास रखता है, एक्शन लेने में विश्वास करता है, निर्णय लेने में विश्वास रखता है। और एक होता है दोस्तों विचारशील व्यक्ति, मतलब विचारों के आधार पर, अपनी थॉट के आधार पर मतलब कि सिद्धांत विकसित कर लेता है। तो भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति मैन ऑफ फीलिंग्स,
ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं के आधार पर कार्य करता है, जैसे छोटी सी बात हो गई वो रोने लग जाएगा बच्चों की तरह, बड़ा व्यक्ति भी फूट फूट कर रोने लग जाएगा, तो भावनाओं में बहकर कार्य करने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों अपन भावुक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे। एक होता है दोस्तों कर्मशील व्यक्ति, ये हमेशा कर्म में विश्वास रखता है, ये जैसा करेगा वैसा ही बढ़ जाएगा, यानी कर्म प्रधान व्यक्ति। और एक होता है दोस्तों विचारशील व्यक्ति, यानी इन तीनों में दोस्तों ये जो विचारशील व्यक्ति तो होता है ना, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति हमेशा सोच समझ के ही काम करता है, कोई भी निर्णय लेता है, किसी भी बात के सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचता है तो वह दोस्तों अपने तर्क वितर्क का इस्तेमाल करता है, संज्ञान का इस्तेमाल करता है और सोच समझकर निर्णय लेता है। इसलिए इसे दोस्तों विचारशील व्यक्ति या मैन ऑफ थॉट कहा जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रे भैया कोई भी निर्णय ले ना तो सोच समझ के लिया कर, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो 3 प्रकार के व्यक्तित्व दिए गए हैं, इसमें सबसे कमजोर तो है भावुक, मध्यम अवस्था का हो जाएगा कर्मशील और सबसे बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा विचारशील। यहां दोस्तों आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। चरित्रवान व्यक्ति में श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति किस प्रकार का भाव पाया जाता है? ऐसा व्यक्ति जो चरित्रवान है तो उसमें श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति किस प्रकार का भाव पाया जाता है? क्या उसमें प्रेम का भाव पाया जाता है? क्या उसमें दया का भाव पाया जाता है? या उसमें सम्मान का भाव पाया जाता है? या फिर दोस्तों उसमें घृणा का भाव पाया जाता है? यदि इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, आप पूछ रहा है एक चरित्रवान व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति। श्रेष्ठ आदर्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ आदर्श जिनका अपन मान सम्मान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, अपने जो क्रांतिकारी वीर पुरुष है उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों अपना सही आंसर हो जाएगा सम्मान। क्या हो जाएगा भाई? सम्मान। अर्थात एक चरित्रवान व्यक्ति श्रेष्ठ आदर्शों के प्रति सम्मान का भाव रखेगा। बात क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। इसकी आगामी जानकारी आगामी वीडियो क्लास में पढ़ी जाएगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।